नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात पर्यावरण की और उससे जुड़े हुए जो खतरे अब सामने आ रहे हैं वो एक बार फिर से नजर आया है जोशीमठ में। बहुत दिन नहीं गुजरे जब जोशीमठ शहर के घरों के दरकने का बहुत ही डरावना मामला सामने आया था। एक पूरा शहर बर्बाद होने के मोड़ पर है। तब कहा गया कि बारिश की वजह से ये स्थिति आई है, लेकिन अब एक बार फिर जोशीमठ के पहाड़ों के दरकने की खबर है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, बहुत ही भयावह तस्वीर है जहां पर एक पहाड़ के दरकने की जो खबर आई है वो आप यहां साफ देख रहे हैं कि विकास खंड के बाड़ा गांव के सामने की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर धौली नदी में गिर गया है। इससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धूल का गुबार पूरे पहाड़ पर जो फैला वो साफ नजर आ रहा है और ये अपने आप में ही बहुत डरावना है। यहाँ पर सड़क बनाने का काम भी चल रहा है और इस बीच इस तरह की घटनाएं या हादसे होते हैं जहाँ पर पहाड़ का एक हिस्सा दरकता है और टूट कर गिरता है। ये चिंता का विषय जरूर है। और पहाड़ों के दरकने का ये पहला हादसा नहीं है। ये कई खबरें आई हैं एक एक करके, जैसे कि कल ही चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर विष्णु प्रयाग से आगे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। विष्णु घाटी जाने वाले लोग बीच में फंसे रहे। सड़क पर वहां पे काम चल रहा था, तभी ये हादसा हुआ। जो ये वीडियो में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि यहाँ पर सड़क बनाने का काम चल रहा था और तब ये हादसा हुआ और इसकी वजह से ये रोड ब्लॉक हुआ। पर रोड ब्लॉक होने की वजह से जो लोग फंसे, उससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि अगर इस तरह के पत्थर टूट कर गिरते हैं तो जो वहाँ पे काम में लोग लगे हुए हैं वो और आने जाने वाले लोग, वो उनके लिए कितना खतरनाक है। और दूसरे, जिस तरह से ये बड़े टुकड़े पत्थरों के पहाड़ों के गिर रहे हैं वो क्या दिखाता है इन इलाकों की संवेदनशीलता के बारे में। चिंता एक बार फिर से और कई सवाल उठते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं किशोर रावत। आपसे पहले किशोर, मैं यही पूछना चाहती हूं कि जोशीमठ शहर में पहले घरों के दरकने की भी खबर आई थी और अब ये खबर आई है कि वहां पर ही एक गांव में पहाड़ का एक हिस्सा गिरा है। तो वहां की स्थिति क्या है ये हमें बताएं पहले। बिल्कुल, जो जोशीमठ के आसपास जो इलाका है वो पूरा सेंसिटिव जोन है। ये MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन में आता है, यानी जहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं वो इलाका पूरा है। यहाँ पे लगातार हल्के छोटे भूकंप आते रहते हैं। दूसरी बात यह कि मोरेन पे बसा हुआ पूरा इलाका है। जोशीमठ की बात करें, जो जिस तरीके से तस्वीरों में सामने आ रहा है कि पहाड़ पूरी तरह से दरक रहा है। अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। पिछले अक्टूबर से देखा जाए तो 3 महीनों में बारिश नहीं हुई है। बिना बारिश के अगर पहाड़ इस तरह से दरक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब बारिश होगी या बर्फबारी होगी तो उस समय किस तरीके से हालात हो सकते हैं। जोशीमठ शहर पूरी तरह से एक संवेदनशील इलाका है। ज़मीन धस रही है वहाँ पर। अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि धसने की जो दर है वो कम है, अभी फिलहाल स्टेबल है। लेकिन जिस तरीके से आसपास की पहाड़ियां दरक रही है, धौलीगंगा वही इलाका है जहां पर 7 फरवरी करीबन 2 साल पहले वहां पर एक NTPC के जो टनल में काफ़ी बड़ी बाढ़ आई थी, नंदा देवी से जो ग्लेशियर टूटा था, वो वही धौलीगंगा है। तो इस पूरे इलाके में बहुत सेंसिटिव है और लगातार सड़कों का काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लगातार ये जो इलाका है भूकंप की जद में है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें बेहद डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि लोगों को अभी फिलहाल, क्योंकि बारिश नहीं है और बारिश में अगर इस तरह से गिरती है तो लोगों को लगता है कि बारिश में ऐसी तस्वीरें आती रहती है और ऐसा घटनाएं होती रहती है। लेकिन बिना बारिश के अगर इस तरीके की तस्वीरें आए और इस तरह की घटना होती है तो बेहद ही ये डरावने वाली है। लेकिन फिलहाल अगर अब देखा जाए तो इस पर जो प्रशासन है वो देख रेख कर रहा है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स की बातचीत कर रहा है कि आखिर ये क्यों दरक रहे हैं। अभी उस जगह पे इतना काम भी नहीं चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन भी नहीं है और उस जगह से अगर दरकना है तो बेहद ही ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं या फिर जो कल तस्वीरें आई थी बद्रीनाथ जो रोड पर जिस तरीके से चट्टान काम चल रहा था और चट्टान पूरी तरह से गिर के रास्ता बंद हो गया था, वहाँ पर ये अच्छी बात हुई कि मजदूरों को और जो वहाँ लेबर्स काम कर रहे थे उनको पहले पता लग गया और साइड हो गई। फिलहाल अभी स्थिति जो जस की तस बनी हुई है, यानी पूरा जोशीमठ का इलाका अगर बात करें तो वो अभी सेंसिटिव जोन में तो है ही है।
है, लेकिन ये तस्वीरें थोड़े सोचने पे बात कर रही है, सोचने पे विचार कर रही है कि आखिर बिना बारिश के इस तरह से पहाड़ अगर दरक रहे हैं तो आगे जाकर क्या होगा। जी किशोर, धन्यवाद आपका। आपने जैसा बताया कि अब इस पर चिंता भी की जा रही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और दूसरी बात कि वहाँ पे आपने जैसा बताया कि निर्माण का बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि बावजूद इसके पहाड़ों का ये दरकना क्यों जारी है। ये जो दरारें हैं जो पहाड़ों में पड़ रही हैं, जो वहाँ पे घरों में भी पड़ी, वो जोशीमठ के संकट की याद दिला रही हैं। बीते साल वहाँ पे एक अजीब सी दहशत फैली थी कि लोग घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हुए। कई जगहों पे जो होटल बने बनाए और निर्माण हो रहे थे वो गिराने की नौबत आई। दरअसल पहाड़ लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि उसके साथ सावधानी के साथ पेश आएं। उत्तराखंड से हिमाचल तक यही कहानी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में 700 से ज्यादा घरों में दरार पड़ गई थी। बीते सितंबर महीने में नैनीताल में भूस्खलन से कई घरों के टूटने की खबर आई। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो सुरंग बन रही थी वो टूटी और कई दिन तक 41 मजदूर वहां पे फंसे रहे। हिमाचल के शिमला में भी भूस्खलन से कई घर गिरे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ भूगर्भ वैज्ञानिक यशपाल सुंदरयाल जी मौजूद हैं। अब ये जो लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी और इस तरफ के इलाकों में भी नजर आ रहा है, हिमाचल में भी हमने देखा। अब जोशीमठ से ये खबर आ रही है कि घर तो दरके ही थे, बहुत सारी घरों की दीवारों में एक क्रैक भी आया था। पहाड़ के टूटने की जो खबर आई, इसके पीछे के कारण ये क्या हो रहा है इन इलाकों में, ये शायद अब समझने की कोशिश की जा रही है। सुंदरयाल जी। हाँ, नमस्कार। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि यहाँ पे सड़कों का भी जो है चौड़ीकरण हो रहा है और रोड वाइडनिंग में जो है वो बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। और जब किसी चीज के तली पे हम जो है कुछ छेड़खानी करते हैं तो निश्चित रूप से जो ऊपर का हिस्सा है वो उसको भी कहीं ना कहीं हम अस्थिर करते हैं। आजकल देखिए आप, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है। दिन में रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, लोहा हो, एक सामान्य से विज्ञान इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि गर्मी पाकर कोई चीज फैलती है और ठंड पाकर के सिकुड़ती है। तो ये प्रक्रिया जो है चल रही है जोशीमठ और उसके सराउंडिंग में। मुझे लगता है कि 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रात को हो जाता होगा। तो फैलने सिकुड़ने की ये प्रक्रिया भी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पहले ऐसा नहीं होता था। ये प्राकृतिक चीजें हैं जो बहुत सालों से चल रही थी। लेकिन जो इस प्राकृतिक बनावट के साथ हिमालय बहुत ही संवेदनशील है। बड़े लंबे लंबे डिबेट हम लोगों ने आप लोगों के साथ भी किए हैं। आप लोग भी बहुत सारी जानकारियां हमको देते हैं इस संबंध में। देश के भौतिक भूविज्ञानी हो या भूविज्ञानी हो, वो सब इस पे बहस करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एक अनियोजित विकास के कारण और अवैज्ञानिक विकास के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हम कितनी बार हमने इस बात को कहा है कि जब तक आप वैज्ञानिक को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, उनको पॉलिसी मेकिंग में उनको आप नहीं लेंगे, तब तक जो है ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी। जैसा कि हिमालय में अभी आपके जो वहां पे संवाददाता थे रावत जी, उन्होंने बताया कि 3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो लगातार आते रहते हैं। हमको महसूस तब होता है कि जब 3.5, 4 या उससे ऊपर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, तब हमें पता चलता है कि जमीन हिल रही है। नहीं तो इस इलाके में जो है लगातार भूकंप आते हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि ये हिमालय का वो एरिया है जो कि एक थ्रस्ट सीट पर महान भूवैज्ञानिक प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया ने MCT 1 जो कि हेलंग के पास से गुजरता है, और MCT 2 जो कि ढाकनालय के लगभग से गुजरता है, उसके बीच में ये सारा जो जोशीमठ शहर है वो बसा हुआ है। और ये पूरा इलाका जो है टेक्टोनिकली अर्थक्वेक के लिहाज से भी संवेदनशील है। और बारिश हो यशपाल जी, या बर्फबारी मैं हो। बीच में आपसे लोगों की ये बात समझें बेहतर, इसलिए ये बात पूछना चाहती हूँ कि जोशीमठ आपने कहा कि
जिन दो इसके बीच में बसा हुआ है, ये बहुत एक सीस्मिक एक्टिव जोन एक तरह से हो, जहाँ पे भूकंप वगैरह आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे में जो निर्माण का काम है वो कम से कम होना चाहिए और इस तरह की कंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस इस तरह होते हैं, या सड़कों का चौड़ीकरण वगैरह जो है। और आपने कई बातें कही, उसी को मैं दोहरा रही हूँ कि कारण इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने कहा कि अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास जो है वो साइंटिस्ट का या एनवायरमेंटलिस्ट जो है उनका इन्वॉल्व होना इन डेवलपमेंटल काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे जो क्लाइमेट चेंज है, जो गर्मी बढ़ रही है, इससे हम लगातार सुन रहे हैं कि पहाड़ों पे बर्फ नहीं है, जहां बारिश होनी थी वहां बारिश नहीं है। तो ये भी वजह है कि वो जो टेम्परेचर डिफरेंस दिन और रात में भी सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा, वो भी एक्सट्रीम हो रही है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो टेम्परेचर जब कम होता है तो चीजें सिकुड़ती हैं। अब वो पत्थर हो, मिट्टी हो, लोहा, जैसे मैंने पहले बताया, और टेम्परेचर ज्यादा हो तो फैलती। तो ये जो ड्यूरेनल टेम्परेचर तो ये वेरिएशन है। पहले भी होता था, लेकिन अभी इसमें क्या फर्क हो गया? जी, सिकुड़ना मतलब पहले रात को बिल्कुल ठंडा होना, दिन में गर्म होना। तो अब टेम्परेचर ये बढ़ने लग गया है क्या ज्यादा पहाड़ों पे? निश्चित रूप से जो अगर टेम्परेचर का डाटा वैसे तो होना चाहिए, हमारे आईएमडी के पास होना चाहिए, और वो अगर अपने टेम्परेचर डाटा को एनालिसिस करें तो निश्चित रूप से जो है इस समय कम से कम मुझे लगता है कि पिछले 5-10 साल का अगर डाटा को कंपेयर करेंगे तो उनको इसमें वेरिएशन कम से कम 0.5-0.6 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन मिलेगा। अधिक टेम्परेचर यहाँ पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन संवेदनशील पहाड़ों को के साथ छेड़खानी करके हम लोगों ने इनको और भी कच्चा बना दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास सड़क बनाने के लिए बजट है, हमारे पास सड़क रिपेयरिंग के लिए बजट है, लेकिन जिस पहाड़ को काट करके हम जो है लैंडस्लाइड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, वो लैंडस्लाइड ना हो इसके लिए, स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास कोई अनुदान, सरकार के पास कोई आवंटन उसका नहीं होता है। अगर आप सड़क चौड़ी कर रहे हैं तो जो पहाड़ आप काट रहे हैं चौड़ी करने के लिए, उसमें आप अच्छी क्वालिटी की रिटर्निंग वॉल बना दीजिए। वो आप नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं कि जो जो आज हमको दिख रहा है। दूसरी बात क्या है कि ऐसा लगता है कि हर सरकार जो है चाहती है कि हम बहुत तेजी से काम करें, और जब हम कोई चीज बहुत तेजी से करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। जी। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम टेक्निकली किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से जो है मजबूत नहीं करेंगे समझ। तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। खास करके इन इलाकों में जो बहुत संवेदनशील है, पूरा हिमालय के जो पहाड़ हैं फ्रेजाइल हैं, ये बार बार बात होती रही है। और यहाँ पर इसको काटेंगे अगर आप, तो जब जैसा आपने कहा कि बेस जब आप हिलाते हैं तो ऊपर के हिस्सों में भी उसका असर होगा, यही दिख रहा है। और बहुत जल्दी इन इलाकों में नहीं करना चाहिए। इसमें जो यहाँ पर तकनीक है उसको एक अच्छी तरह से उस पर अनुसंधान होना चाहिए और उसके बाद ही देखा जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या बन सकता है, कितना बन सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना पहाड़ बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं। जिस तरह के हम के हादसे देख रहे हैं, पहाड़ों की में चट्टानें टूट रही हैं, घरों में दरार आ रही है। यशपाल सुंदरयाल जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर ये बताने के लिए कि ये चेतावनी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। विकास हो, लेकिन विकास जब होता है तो उसमें वैज्ञानिकों को भी शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन इलाकों में जो बहुत संवेदनशील हैं। बीजेपी ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं की तस्वीरों वाले एक पोस्टर को टैग करते हुए ट्वीट किया है और उसमें लिखा है, पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश शर्मा, हमारे सहयोगी। तो अखिलेश, जो भी कल कांग्रेस ने कहा कि सम्मान सहित हम इस बुलावे से इनकार करते हैं, निमंत्रण को ठुकराते हैं, अब उससे लेकर बीजेपी बहुत आक्रामक है। तो ये जो पोस्टर आया है, इससे बीजेपी क्या संदेश दे रही है, कांग्रेस को कितना नुकसान इससे लगता है?
देखिए, इसको बड़ा एक मुद्दा बीजेपी बना रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कल से ही जिस तरह से लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आए हैं, जब से यह खबर आई कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अयोध्या में नहीं जाएंगे, उसके बाद से एक एक करके तमाम जो बीजेपी के चाहे केंद्रीय मंत्री हों चाहे प्रवक्ता हों, बल्कि आज तो सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पर हमला भी किया। तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उससे एक फोटो पोस्ट किया गया है। इसमें तमाम कांग्रेस के नेताओं के फोटोग्राफ्स हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, और दिलचस्प बात यह कि इनके साथ साथ ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव, इनके फोटो भी लगाए गए हैं। तो ये बिल्कुल दिखा रहा है कि किस तरह से INDIA गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार किया है। उसे लेकर बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हों या फिर पब्लिक मीटिंग्स हों, चाहे रैलियां हों। लगातार लोकसभा चुनाव के रनअप में बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि इसके बहाने कांग्रेस पार्टी पर यह हमला किया जा सकता है कि वो सनातन धर्म की विरोधी है, और इसी मुद्दे को इस पोस्टर में भी हाईलाइट किया गया है। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। बीजेपी इससे बड़ा मुद्दा बना रही है। लगातार कल से बीजेपी काफी आक्रामक है। जब कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि वो सम्मान के साथ इस बुलावे को, इस न्योते को अस्वीकार करते हैं, तब से बीजेपी के तमाम नेता एक एक करके बयान दे रहे हैं। और आज ये पोस्टर छपा है जिसमें के बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये सनातन विरोधी गठबंधन है। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये कहना था कि वो बीजेपी और RSS के इवेंट में क्यों शामिल नहीं होना चाहते। उनकी अपनी आस्था है और वो अपने हिसाब से मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। कल कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता अस्वीकार करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और RSS का कार्यक्रम बताते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बहिष्कार करना कांग्रेस की आदत है, जनता कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस के लिए कट्टरपंथ की राजनीति अहम है। भगवान राम को सभी पंथों के लोग मानते हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। See, we are not against Sri Ramchandra. We are all followers of Sri Ramchandra. We worship Sri Ramchandra. We have built Ram Mandiras in our villages. We are for Sri Ramchandra. But they are making politics out of this. They have built Ram Mandira, okay, no problem. But they are making politics. We are opposing politics. तो अब ये सवाल है कि विपक्ष क्या दुविधा में है। जैसे कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण को अस्वीकार किया गया है और ये बताया गया है कि RSS बीजेपी का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ लेफ्ट ने निमंत्रण को अस्वीकारा है और कहा है कि राजनीति में धर्म के इस्तेमाल का आरोप लगाया है इस पे। समाजवादी पार्टी की तरफ से निमंत्रण को अस्वीकारा और सपा के विधायक मंदिर जाना चाहते हैं। TMC बीजेपी पर राम के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रही है और उद्घाटन में जाएंगी या नहीं अभी साफ नहीं है। दूसरी शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे
की तरफ से कहा गया कि निमंत्रण अभी तक नहीं मिला है। बीजेपी ने भगवान राम को अगवा किया है, संजय राउत का कहना है। एनसीपी के शरद पवार का कहना है कि निमंत्रण का इंतजार नहीं, जब भाग्य में लिखा होगा तब दर्शन करेंगे। वैसे हर कोई जैसे अयोध्या जा रहा है, 22 जनवरी के पहले और बाद लाखों नहीं करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान है, इसलिए अयोध्या पहुंचने वाले रास्तों में भी पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। यहां तक कि रास्ते में पड़ने वाले ढाबे में खान पान के स्तर से लेकर सुरक्षा की जांच जारी है। जिनके पास लाइसेंस है वही ढाबे वहां पे होंगे। मैं इस वक्त अयोध्या मंडल में हूं और हाईवे से सटे जो ढाबे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है ढाबा चलाने का, उनको अब बंद कराया जा रहा है। मेरे साथ कमल कुमार जी हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं बाराबंकी के। क्या वजह है, किस नियम के तहत आप ये पहल कर रहे हैं? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 तब नियमावली और विनियमावली के अंतर्गत जो भी दुकानें या ढाबा या रेस्टोरेंट हैं, अगर उस मानक के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे हैं या खाद्य पदार्थों का सप्लाई नहीं कर रहे हैं या उनका प्रतिष्ठान उसके अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, तो उनको हम बंद करा रहे हैं। जो या तो मानक के अनुसार नहीं चल रहे हैं या जिनके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं है या एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने बनवाया नहीं, अप्लाई नहीं किया, उनको हम कार्रवाई करते हुए बंद करा रहे हैं। और जो मानक के अनुसार है उनको हम एक्ट के अनुसार संचालन के लिए निर्देशित भी कर रहे हैं ताकि वो साफ सफाई और मानक के अनुसार संचालन करें। इन हाईवे से बहुत सारे वीआईपीज़ का मूवमेंट भी होना है अभी जो शुरू हो रहा है वहाँ पर। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा तो आपको लगता है कि ये एक सुरक्षा के लिए के दृष्टिकोण से भी एक पहल है ये? जी हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पहल है कि कोई फूड पॉइजनिंग या किसी भी तरह की लापरवाही खाने में न हो, जिससे आम जनमानस को कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो। मेरे साथ विजय जी हैं जिनका ये ढाबा है। विजय जी, अभी फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स आए थे यहाँ पे, तो आपके पास लाइसेंस आपने दिखाया उनको? जी लाइसेंस दिखाया नहीं है, रखा है, मिल नहीं रहा। लाइसेंस नहीं मिल रहा है? हाँ, रिन्यूअल कराना होगा या रिन्यूअल पे आज का होगा, बस यही है। अच्छा, अब यहाँ है या घर पे रखा है, कहीं है रखा हुआ है जी। अभी क्या ये विशेष मुहिम क्यों चल रही है इस इलाके में? अब ये चीज़ तो सरकारी जाने, क्योंकि अयोध्या के कारण ये जो चीज़ है अभी तो एक बार भी यहाँ नहीं आई है, तो अब क्या बोल सकते हैं सर इसमें। यही है कि आज ही फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ये सड़क जो है ये सीधे अयोध्या जाती है, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेके आपको लगता है कि सुगबुगाहट बढ़ रही है, मतलब पहल बढ़ रही है? हाँ, पहल बढ़ रही है। हाँ, जी बिल्कुल पहल बढ़ रही है। सुविधाएं हो रही हैं, सुविधाएं मिल भी रही हैं, मतलब काफ़ी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सफाई अभियान भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अयोध्या मंडल से पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में एनआईए ने छापेमारी की है। कुल 32 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। एनआईए ने मल्टी स्टेट एक्शन करते हुए 32 लोकेशंस पर आज रेड मारी है। बताया जा रहा है कि एनआईए की रेड्स में आर्म्स, एमुनेशन, कैश और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो मिले हैं। एनआईए के सूत्रों का कहना है कि ये रेड्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं 32 लोकेशंस में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में मारी गई। दरअसल ये 3 केसेस के मुतालिक ये रेड्स जो हैं वो मारी गई थी। 16 लोकेशंस में वहाँ मारी गई जिनसे जुड़े हुए केसेस जो थे बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए ये केसेस थे। एनआईए ने इस मामले में सुओ मोटो केस 10 जुलाई 2023 में रजिस्टर किया था, जिसमें रिंडा और लखबीर सिंह संधू का नाम सामने आया था। बताया जा रहा था कि ये लोग एक टेरर कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं और आर्म्स स्मगल कर रहे हैं और एमुनेशन पंजाब भेज रहे हैं। ये एनआईए का केस था। उसके तहत आज 16 लोकेशंस पे जो है वो रेड मारी गई। इसके तहत ये भी जांच में सामने आया था कि जो फंड्स भेजे जा रहे हैं अलग अलग मीन से भेजे जा रहे हैं, जिसमें एमटीएसएस चैनल्स जो हैं वो भी शामिल थे। दूसरा जो केस था 7 लोकेशंस में एनआईए ने वो रेड मारी। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के तहत ये रेड मारी गई। लॉरेंस बिश्नोई और उसके जो एसोसिएट्स हैं गोल्डी बरार के तहत यूएपीए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है, वहां पर रेड मारी गई। एनआईए का कहना है कि ये लोग जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला के केस में भी इनका नाम शामिल था। उसके तहत 7 लोकेशंस में रेड मारी गई। जो तीसरे केस में जिसमें रेड मारी गई उसमें 9 जगह रेड मारी गई, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिमिनल गैंग्स जो इंडिया और अब्रॉड में काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ एक्टिविटीज को लेकर, उसके तहत ये रेड मारी गई। एनआईए का कहना है ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है।
आज की रेड्स में एनआईए को काफ़ी ज़्यादा जो है सामान मिला है, डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं और ये जो कार्रवाई है उस एनआईए का कहना है कि आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी, क्योंकि एक क्रैकडाउन है फाइनेंशियल जो उनकी बैकबोन है उसे ब्रेक करने के लिए ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, इंडिया टीवी इंडिया के लिए। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चर्चा अर्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो।